नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं फिल्म छावा के बारे में, जो कि अभी एक दो दिन पहले ही रिलीज हुई है, जो कि बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर। खासतौर पर 1680 से उनकी डेथ यानी कि 1689 यानी कि 9 साल का जो कालखंड है वो दिखाया गया है, जो कि आज से 336 साल पहले, अभी 2025 चल रहा है और ज़्यादा नहीं, 336 साल पुरानी जो घटनाएं हैं वो इस फिल्म के माध्यम से आपको दिखा करके जगाने की एक कहीं ना कहीं कोशिश करी है मेकर्स ने कि भाई साहब, अगर आप आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ख़ास तौर पर यदि आप हिंदू हैं, आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एहसान मानना चाहिए अपने पूर्वजों का। और हमारे जो हीरोज़ हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो या फिर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपना बलिदान देना प्रेफर करा बनिस्बत की वो कन्वर्ट होते, मुगलों की शरण में जाते, मैदान छोड़ करके भाग जाते। तो यदि आप हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदू इसीलिए हैं क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहनना कबूल नहीं करा। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटाना जो है वो कबूल कर लिया बनिस्बत की सिर झुकाने को। और ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी है ये फिल्म छावा, जिसमें कि विकी कौशल है। और जिस तरह का जबरदस्त माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है विकी कौशल ने, तो ये परफॉर्मेंस देख करके अगर उन्हें नेशनल अवार्ड मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे विकी कौशल की ये बैक टू बैक तीसरी पिक्चर है जो कि बायोपिक है। इससे पहले वो सैम बहादुर और उसके पहले सरदार उधम सिंह, मतलब बायोपिक्स का कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बनता जा रहा है विकी कौशल। और विकी कौशल ने जो एक्टिंग की है, जो लुक है और जो डेडिकेशन दिखाया है, भाई माइंड ब्लोइंग है। हालांकि इस फिल्म के बारे में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग रिव्यू दे चुके हैं, तो मैं भी वही की वही बातें तो इस वीडियो में नहीं दोहराना चाहता कि भाई स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, डायरेक्शन कैसा है, लक्ष्मण उत्तेकर का कैमरा वर्क कैसा है, वीएफएक्स कैसा है, एक्शन सीक्वेंस, ये सारी बातें या फिर इस तरह की बातें तो आप ऑलरेडी हर किसी के रिव्यू में देखते ही हैं। मेरा फोकस जो है वो इस फिल्म पर तो है ही, बट इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है या जैसे हम सीधे तौर पर कहें जो हमारा इतिहास है, उसके ऊपर मेरा कुछ फोकस ज्यादा है। अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपके सामने एक अलग ही आउट ऑफ सिलेबस वाली एक बात रखता हूं। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन थे, तो एक नारा दिया था बीजेपी ने कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कैसे कटते हैं ये आपने छावा फिल्म के अंदर भी देख लिया कि अंतरकलह, परिवार में मनमुटाव, लोग चाहते नहीं कि एक बंदा आगे बढ़ पाए तो उसे नीचे गिराने की कोशिशें कैसे कुछ रिश्तेदार या फिर अपने लोग ही करते हैं, जिसका फायदा दुश्मन को पहुंच जाता है। तो बटने का क्या अंजाम होता है ये आपको ये फिल्म दिखा रही है। इस फिल्म से पहले एक और पिक्चर आई थी वो अक्षय कुमार की, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। वैसे देखा जाए तो अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान और ये विकी कौशल की फिल्म छावा दोनों ही हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म है। लेकिन आपने देखा था अक्षय कुमार कैसे नकली वो मूंछ लगा करके बाला के सेट से उठ करके आ जाता था, कुछ तो भी मतलब वहां पर पागलपंती टाइप की वो परफॉर्मेंस थी अक्षय कुमार की, बिल्कुल भी उसमें वो कन्विंस कर ही नहीं पाया था। लेकिन आप विकी कौशल को देखो, उसका लुक, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका वो मराठी एक्सेंट से लेकर के वो नमः पार्वते पते हर हर महादेव, क्या जोश जगाया। अच्छा, जोश से मुझे याद आया हाउस द जोश, कौन भुला सकता है भाई, उरी पिक्चर में विकी कौशल का वो जबरदस्त डायलॉग। तो जैसे उस फिल्म में वो अपने जवानों में जोश जगाता है, उसी तरह से आपने इस फिल्म का जो एक जो मोनोलॉग है भाई, वहां पर जबरदस्त तरीके से जो परफॉर्मेंस दी है विकी ने, माइंड ब्लोइंग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों को एक ही तरीके से कैप्चर किया जाता है। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ एक कवि कलश है यानी कि विनी सिंह, वहां पर उनके साथ चंद्र बरदाई रहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान अगर युद्ध हारे थे और गिरफ्त में गए थे तो उसके पीछे कारण था जयचंद, जो कि अपने ही राजपूत समाज के प्रति गद्दारी करता है और दुश्मनों का साथ देता है। ठीक उसी तरह से छावा फिल्म में आपको देखने को मिलता है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज कहाँ रुके हैं, संगमेश्वर में, वो मतलब कितनी दूर है, कैसे वहां पहुंच सकते हैं, इन सारी गुप्त जानकारियों को उनके खास लोग, एकदम परिवार के रिश्तेदार जो हैं, वही मुगलों को दे देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुगल सेना के लिए कुछ हलवे जैसा रहा हो छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ना, वो बराबर टक्कर देते हैं। ये लोग सिर्फ संख्या में 100-150 रहते हैं, लेकिन 5000 की जो मुगल सेना है उसे वो बराबर टक्कर देते हैं। और कैसे फिर उन्हें जंजीरों में जकड़ के पकड़ा जाता है ये आप फिल्म में देखते हैं। बट मोटे मोटे तौर पर जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे छत्रपति संभाजी महाराज हो, ये अपनों के धोखे का शिकार होते हैं और कैसे कुछ लोग छोटे से फायदे के लिए दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं। ये आपको मतलब पृथ्वीराज चौहान
शाहजहां की जो कहानी है वहाँ भी देखने को मिला, यहाँ भी देखने को मिला। और ये जो मुगल्स जिनके बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती कि वो बड़े अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे, मुगल्स कितने नेक्स्ट लेवल के वहशी आदमखोर इंसान थे, ये आपको ये फ़िल्म दिखाती है। और वो लोग जो कि कहीं न कहीं डिफेंड कर रहे हैं मुगल्स को, कहीं न कहीं इस छावा नाम की फ़िल्म को वो लोग प्रोपेगेंडा बोले कि नहीं मुगल्स तो बड़े अच्छे थे, ऐसा-वैसा। तो आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, और ये जो एग्ज़ाम्पल है कोई 300 साल पुराना या 400 साल पुराना एग्ज़ाम्पल नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल मात्र 25 साल पहले का है। 99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, और उनके साथ जो 20-22 दिन तक नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर हुआ है, मतलब आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। आपने छावा फ़िल्म में देखा होगा कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब की जो लड़की ज़ीनत उसके आदेश पर तिल-तिल करके तोड़ने की कोशिश की जाती है, नाखून खींच लिए जाते हैं, ज़बान काट ली जाती है। और ये सब किस लिए कि भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम तुम कबूल कर लोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। इसके जवाब में विकी कौशल क्या दमदार डायलॉग देता है कि तुम मराठों की साइड आ जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। इतना सुनते ही ज़बान ये लोग खींच लेते हैं। तो आप देखें कि जैसे औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ नेक्स्ट लेवल का दुर्व्यवहार करा, उन्हें टॉर्चर किया भर-भर के, ऐसा ही टॉर्चर पाकिस्तान वालों ने कैप्टन सौरभ कालिया के साथ भी किया था। यानी कि मेंटालिटी वही है, औरंगज़ेब वाली मेंटालिटी। अब यहाँ पर जो एक तस्वीर एस्टैब्लिश होती है वो ये है कि ये जो मेंटालिटी है ना, रेडिकल मेंटालिटी, कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भर-भर के टॉर्चर करो रिलीजन के नाम पर, और कहीं न कहीं उन्हें मजबूर कर दो कन्वर्ट होने के लिए। ऐसा ही टॉर्चर कैप्टन सौरभ कालिया के साथ पाकिस्तान वालों ने भी किया था। तो औरंगज़ेब मर गया लेकिन कैसे औलादें छोड़ गया ये आपको पता चल रहा है। अब सबसे बड़ी आयरनी या फिर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो औरंगज़ेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक बेइंतहा दर्द दिया, टॉर्चर किया, उसी औरंगज़ेब के नाम से एक शहर का नाम रख दिया जाता महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। अब आप देख लीजिए, इसे आप बेशर्मी की इंतहा ना कहें तो क्या कहें। और ऐसा औरंगज़ेब जिसने सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज या फिर मराठा वॉरियर्स ही नहीं, नॉर्थ में कई सारे सिखों का कत्लेआम किया। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा किसके नाम पर बना है, क्यों बना है, ये अगर आप गूगल कर लें तो आपको पता चल ही जाएगा। गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। तो ऐसा औरंगज़ेब जिसने एक नहीं हजारों लाखों हिंदुओं को मारा, सिखों को मारा, उस औरंगज़ेब की शान में लोग कसीदे गढ़ते हैं, उसके पोस्टर वगैरह निकाल करके कर्नाटक में लोग जुलूस निकालते हैं, आलमगीर द ग्रेटेस्ट किंग। जबकि ये वही लोग हैं जो कि हमें आकर के बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। एक गांधी को मार करके नाथूराम गोडसे जिंदगी भर के लिए बदनाम हो गए, लोग उसके ऊपर भर भर के वीडियो डालते हैं। वही लोग औरंगज़ेब को अपना माई बाप मानते हैं। वो औरंगज़ेब जिसने तख्त पाने के लिए अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम करवा दिया, तो जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसे लीचड़, ऐसे नीच औरंगज़ेब को आज भी हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो अपना कहीं ना कहीं माई बाप मानते फिरते हैं, फिर आकर के इंसानियत पर वो लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो औरंगज़ेब क्या है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, ये तो खैर हम तो बहुत पहले से जानते आए ही हैं। इस फिल्म के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है कि वो कितना नेक्स्ट लेवल का क्रूएल इंसान था जो अपने बाप का नहीं हुआ। और उसका बाप कौन था, वो शाहजहां, जिसकी कब्र वो ताजमहल में गड़ी हुई है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा नेटिव आगरा ही है, मैं आगरा में हज़ारों बार आया गया हूं और ताजमहल के आसपास इर्द गिर्द बहुत बार निकला हूं, लेकिन आज तक मैं कभी ताजमहल के अंदर नहीं गया। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि दुनिया जहाँ के लोग आते हैं और ताजमहल में देखने जाते हैं, क्या देखते हैं भाई, कब्रिस्तान है, 2 कब्रें गड़ी है, मुमताज़ की और शाहजहां की, और शाहजहां को तो औरंगज़ेब ने खुद ने जेल में डाल दिया था, अपने भाइयों को मार दिया। ऐसे औरंगज़ेब को हमारे देश में भाई जबरदस्त लेवल से मतलब पूजने वाली भी एक कौम, एक कम्युनिटी है। खैर तमाम बातों का निचोड़ ये है कि वो औरंगज़ेब या फिर वो मुगल बादशाह जिन्हें इतिहास की किताबों में कुछ लिबरल हिस्टोरियंस ने बढ़ा चढ़ा करके पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, हम पर थोप दिए गए हैं ये मुगल्स एक्चुअली में क्या थे, ये कुछ आतंकवादी चोर लुटेरे से ज़्यादा कुछ नहीं थे। हिंदुओं को मारा करते थे, उनकी ज्वेलरी, उनका सब कुछ लूट लिया करते थे, जजिया वसूला करते थे। ऐसे मुगलों को हमारे देश में लोग पूछते हैं। और इन मुगलों के खिलाफ जिन हीरोज़ ने लड़ाई लड़ी उन्हें इतिहास की किताबों से टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया है, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज हों या फिर मराठा एम्पायर के और भी कई सारे वॉरियर्स रहे हैं, कई सारे जैसे इसमें आशुतोष राणा हम्बीराव मोहिते का किरदार प्ले कर रहे हैं, और भी कई सारे वॉरियर्स हैं तानाजी जैसे, जिन्हें इतिहास की किताबों से टोटल नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो वो जनरेशन जो उस तरह की किताबें, हिस्ट्री बुक्स पढ़ के बड़ी हुई है, जो सिर्फ मुगलों को ही अच्छा मानती आई है, ऐसी जनरेशन को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आपको तस्वीर का दूसरा पहलू देखने को मिलेगा कि मुगल्स एक्चुअली में क्या थे वर्सेस उन्हें किस तरह से दिखाया गया, और हमारे जो हीरोज़ हैं उन्हें कैसे मतलब एकदम से इग्नोर करने की कोशिश करी है।
अब बात करते हैं पिक्चर की, तो पिक्चर माइंड ब्लोइंग है और आखिरी के 30-40 मिनट तो भाई आपको कतई मिस नहीं करनी चाहिए। हालांकि आखिरी के 20 से 25 मिनट में जो टॉर्चर है वो देख करके हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद वो विचलित हो जाएं, बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन भी होगा कि हमें देखते हुए इतनी तकलीफ हो रही है। आज हमें कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं या फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, छोटा सा कुछ लग जाए तो आप कल्पना कीजिए उस इंसान ने 40 दिनों तक ये टॉर्चर कैसे सहा होगा। मतलब नाखून खींच ले जाएं, आंखें फोड़ दी जाएं। ऐसा ही कुछ टॉर्चर पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हुआ था, उन्हें भी इतिहासकारों ने भुला दिया और उन्हीं इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों से छत्रपति संभाजी महाराज को भी कहीं न कहीं इग्नोर करने की कोशिश करी है। वैसे इस पिक्चर के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें भी हो रही हैं कि भैया हिंद स्वराज की बात नहीं की गई है। उन तमाम लोगों की एक बड़ी शिकायत है कि इस पिक्चर में विकी कौशल बार-बार स्वराज स्वराज की बात करता है, जबकि हिंदवी स्वराज या हिंद स्वराज होना चाहिए था। तो आई थिंक एक मोनोलॉग है काफ़ी अच्छा, जिसमें वो हिंदवी स्वराज वहाँ पे ही श्री की इच्छा वो बोलता है। तो आई थिंक वहाँ पर मैसेज जो है वो क्लियर हो चुका है। हिंद बार-बार वो नाम भी लेता है कि हिंद प्रांत से इस राक्षस का हमें विनाश करना है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया था कि व्हेन इट कम्स टू स्वराज वो हिंदवी स्वराज की ही बात कर रहा है। हालांकि ये मेरा पर्सनल मानना है कि एक डायलॉग को बार बार दोहराने के बजाय एक इम्पैक्टफुल मोमेंट पर या कहानी में कैसे पड़ाव पर उस डायलॉग को काफ़ी इम्पैक्ट के साथ बोला जाए ना, जैसे वो विकी कौशल एंड में जब मोनोलॉग देता है हिंदवी स्वराज है श्री की इच्छा, तो आई थिंक वहाँ पर मैसेज लाउड एंड क्लियर तरीके से इस्टेब्लिश हो गया है कि व्हेन इट कम्स टू स्वराज तो वो हिंदवी स्वराज ही है, हिंद स्वराज ही है। अब इसमें भी लोगों को मीन मेक निकालनी है तो वो लोग निकाल सकते हैं, जबकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि एटलीस्ट बॉलीवुड में मुगलों को एक्सपोज करने की एक मुहिम तो शुरू हुई है। हमारे जो हिस्टोरिकल हीरोज हैं जिन्हें अब तक इग्नोर किया गया है, उनके ऊपर, उनकी जीवन के ऊपर, उनके बलिदानों के ऊपर फिल्में बन तो रही हैं। वो जो आखिरी के जो आधा घंटा है फिल्म के अंदर, जिस तरह से विकी कौशल अकेला भिड़ रहा है हजारों, मतलब क्या सीन है भाई, वो सीन देख करके गूज़बम्स आ जाते हैं। तो जब इतना जबरदस्त वाला मास्टरपीस आपके सामने रखा गया है तो इसमें कमी निकालने के बजाय, हेट देने के बजाय इसे अप्रिशिएट करिए कि चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं तो थोड़ा सा बदलाव तो आ रहा है ना, और इस बदलाव को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस बदलाव को अप्रिशिएट करने के बजाय ये नहीं है वो नहीं है, शादी में आए वो रूठे फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठना, तो मैं कतई मेरे को तो ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वहीं परफॉर्मेंस तो भाई विकी कौशल तो माइंड ब्लोइंग है ही। अक्षय खन्ना, अरे भाई साहब, अक्षय खन्ना बहुत कम बोला है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों से जो क्रूरता, औरंगजेब की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अक्षय खन्ना ने अपनी अदायगी के थ्रू दुनिया के सामने रखी है। माइंड ब्लोइंग लगा है अक्षय खन्ना भाई साहब। और इसके अलावा फिल्म में रश्मिका मंदाना के ऊपर भी काफ़ी लोग एक नेगेटिव टाइप की बातें कर रहे हैं कि भाई उसको नहीं होना चाहिए था। उसका एक्सेंट तो भाई मुझे भी पसंद नहीं है, जब वो बोलती है तो हल्का हल्का साउथ इंडियन एक्सेंट आता है। लेकिन जो एक्टिंग की बात है तो एक्टिंग में तो आप रश्मिका को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल सकते। बगैर कुछ बोले आंखों से एक्सप्रेस करना और आखिरी के जो क्लाइमैक्स के जो शॉट दिए हैं, मतलब एक्टिंग में तो कहीं कोई कमी आप निकाल ही नहीं सकते। हाँ, उसका जो एक्सेंट है वो साउथ इंडियन टच वाला है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बाद में डब की हुई वॉइस है, वहां पर पिक्चर थोड़ी सी बिखर जाए। इनके अलावा दिव्या दत्ता हैं, आशुतोष राणा हैं और विनीत सिंह कैसे भूल सकते हैं कवि कलश के रूप में। आखिरी में जो कविताओं की जो प्रतियोगिता ये विकी कौशल और विनीत सिंह के बीच में, माइंड ब्लोइंग कविता है, वीर रस से भरी भरी कविताएं हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया जो बिन लड़े उस पर है धिक्कार। हाथी घोड़ा तोप तलवार फौज तो तेरी भारी है, पर जंजीर में जकड़ा मेरा राजा सब पर भारी है। तू माटी का लाल है, कोई कंकर पत्थर धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, तू इतिहास लिखेगा भूल नहीं। इधर वीर रस से ओत-प्रोत कविताएं, उसके बाद विभत्स रस का जिस तरह से डायरेक्टर ने यहाँ पर जो सीक्वेंस बनाया है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पर मैं तो कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो कि CBSE वगैरह पढ़ के बड़े हुए हैं, जो कि मुगलों का अच्छा मानते हैं, उन बच्चों को साथ लेकर के जाइए। काफ़ी टाइम के बाद एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म आई है जो आपको इतिहास से रूबरू कराती है। अगर अब भी इतना सब देखकर भी हम नहीं जागे तो शायद ही कभी जाग पाएं।
तो ये था मेरा रिव्यू इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म की जो कास्ट है उनके परफॉर्मेंस के बारे में, और जो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि 336 साल पहले जो कुछ टॉर्चर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ हुआ, ऐसा ही टॉर्चर फिर 99 के वॉर में वो कारगिल के युद्ध के बाद कैप्टन सौरभ कालिया के साथ भी हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कैसे मुगल से और जो रेडिकल मेंटेलिटी के लोग हैं कैसे नॉन मुस्लिम्स के साथ एकदम बेइंतहा हैवानियत वाला वो व्यवहार किया करते थे, बट हमारे देश में, हमारे समाज में उनको अमन पसंद बोला जाता है। मैं तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप आज हिंदू हैं तो उन वीर योद्धाओं की बदौलत है जिन्होंने तलवार के आगे सलवार पहनने से इनकार कर दिया, सिर कटाना उन्होंने प्रेफर करा, और ऐसे ही परम वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। तो ये फिल्म तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।